योग 21वीं सदी का एक ऐसा सब्जेक्ट और योग 21वीं सदी में अचानक पूरी दुनिया को अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करता है और उस चीज को लेके पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से लेके पूरी दुनिया भारत की तरह अपनी नजरें लगा के बैठी हुई है। और योग का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या योग के संबंधित जो अध्ययन है, स्टडीज हैं, वो चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो या फिर पीएचडी हो, उसको करने के लिए पूरी दुनिया भारत को एक अपना बेहतरीन डेस्टिनेशन समझ रही है। तो आज इस होपकास्ट में हम योग के ऊपर ही बात करेंगे और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ये प्रोफेसर पीबी सुब्रमण्यम हैं, जो राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग कैंपस के डायरेक्टर हैं और जाने माने ज्योतिष शास्त्र के, एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके सिद्धांतों पे भारत में ही नहीं अपितु पूरी वर्ल्ड में बातचीत होती है और ये अलग अलग जगहों पे जाके अपनी व्याख्यान देते हैं, अपने स्पीच देते हैं। तो आइए हम अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में, आपने समय दिया। तो सवाल यहाँ से शुरू करते हैं, ये योग जो अचानक युवाओं से लेके बुजुर्गों तक में जो ट्रेंड में आया, इसका वजह क्या है? हम योग विज्ञान के सामान्य परिचय को छोड़ देते हैं जो सब जगहों में उपलब्ध है और आज के समय में ट्रेंड में आया है, इस बात को भी किनारे रखते हैं क्योंकि हमेशा ट्रेंड में रहा है। और आज के समय में हम में चेतना ज्यादा आ गया और हम समझने लगे हैं जीवन में इस प्रकार के तनाव चल रहा है। तीन बातों को भी हमें किनारे रखना चाहिए। तनाव तो हमेशा था जीवन में और आज के समय में हमारे समक्ष इन बातों को ले आने का जो माध्यम है, सोशल मीडिया है, वो बहुत प्रबल हुआ है और दुनिया मुट्ठी में आ गया है, तो लोग समझ रहे हैं। मानव जीवन में तनाव तो हमेशा रहता ही है, तो हम योग विज्ञान को तनाव मात्र को बदलने का अथवा एक जीवन शैली को बनाने का एक साधन के रूप में ना लेते हुए एक जो वो आयाम है जिसको लोग स्पर्श नहीं करते हैं, उस पर चलते हैं। पतंजलि योग सूत्र इस बात पे ज्यादा जोर नहीं देता है कि आप तनाव मुक्त रहने के लिए योग की ओर आओ। एक जीवन विधान है, एक जीवन शैली है, जहां पर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अपेक्षा कई गुना अधिक सामर्थ्य के साथ कार्य कर सकता है और अधिक गुणवत्तापूर्ण फल को दे सकता है जीवन में और अधिक आनंदमय एवं संतृप्तिकर जीवन को जी सकता है। जो प्रगति है जीवन में, उसको कई गुना ज्यादा उसका तादात्म्य को बढ़ा सकता है। तो हमें योग विज्ञान को उस दृष्टि से देखना चाहिए। केवल तनाव मुक्त होने के लिए योग विज्ञान, केवल चिकित्सा की दृष्टि से योग विज्ञान, केवल एक जीवन शैली के लिए योग विज्ञान, परंपरागत बनने के लिए योग विज्ञान, इन सभी बातों को किनारे रखकर मानव अपने सामर्थ्य से कई गुना ज्यादा सामर्थ्य के साथ काम करने के लिए, सानुकूल कार्य करने के लिए और समर्थ रूप से कार्य करने के लिए इस योग विज्ञान को अपना सकता है। जितना फैलाया जाता है बातें कि केवल ये इस कार्य के लिए है, इस कार्य के लिए है, वहां पर उस प्रकार से कोई बात नहीं है। एक समृद्ध जीवन शैली वो किसके लिए आवश्यक है? आज हम एक दिन में जितने कार्य कर पाते हैं, जितना भटक कर कार्य करते हैं, तो उससे कई गुना हम उत्पादकता हम में बढ़ा सकते हैं। वह योग विज्ञान से संभव है। योग विज्ञान प्रकृति से जुड़ने का एक साधन है और प्रकृति के साथ स्वयं को सिंक करने का एक साधन है और प्रकृति के साथ जुड़कर सानुकूल फलों को बढ़ाने का एक साधन है और संतुष्टि की एक मात्रा को बढ़ाने का साधन है और आनंदमय जीवन जीने का एक साधन है। और उसको किसी आसन से, मात्र आसन से अथवा उसको एक किसी मात्र प्रवचन से जोड़ नहीं सकते हैं। यह आध्यात्मिकता के साथ मिला हुआ, यहाँ आध्यात्मिकता किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखता है। एक आध्यात्मिकता प्रकृति से जुड़ने का और एक आध्यात्मिकता हमको चलाने वाले उस शक्ति से जुड़ने का एक माध्यम मात्र है और यह योग विज्ञान से ही संभव है। जो योग है, योग को एक पक्ष मानता है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो कहता है कि ये साइंटिफिक
प्रूफ्ड सिस्टम है, इसको करना चाहिए। हमारे भारत में इसको पहले या हमारे पास वैसे साधन नहीं थी या हम उसको प्रचार प्रसार करने में कहीं ना कहीं फेल्योर हो रहे थे, तो हम लोग इसको अध्यात्म से और अपनी संस्कृति से जोड़ दिए। तो क्या योग भारत से होते हुए जो विदेशों तक गया, तो क्या योग को पूरी दुनिया में फैलाने में वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है या इंडियन नॉलेज सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो? यदि आप कहते हैं कि योग विज्ञान को पाश्चात्य जगत, वेस्टर्न वर्ल्ड यदि ये सिद्ध कर दिया है साइंस, वह एक एस्पेक्ट है, वह एक पर्सपेक्टिव है। वास्तव में योग विज्ञान का जो वैज्ञानिकता है उसको हम भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों में, भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताइए। हाँ, यहाँ उदाहरण के पहले एक छोटी सी बिंदु पे चलना होगा। ज्योतिष सभी जानते हैं और सभी इतना ही जानते हैं कि ज्योतिष में फलादेश होता है। विश्व में ज्योतिष जहाँ प्रारंभ हुआ वो काल साधन से हुआ, अर्थात टाइम रिकॉर्डिंग। और पंचांग भी सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में बना था, इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें टाइम का एक डिवीजन लिया गया है, प्राण। टाइम के डिविजन्स चालू होते हैं प्राण से विनाडी, विनाडी से नाड़ी, और नाड़ी से दिन, और दिन से महीना, और महीने से वर्ष। अंग को कहां से लिया है कि एक स्वस्थ पुरुष के सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक का जो समय है उसको प्राण लिया गया है। अर्थात बाहर की दुनिया, उसका विभाजन, समय का विभाजन एक व्यक्ति के सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक, फिर उसके बाद वहां की विनाडी, नाड़ी इत्यादि सब जो चल रहे हैं वो शरीर का कहीं ना कहीं शारीरिक जो निर्माण है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे जैसे लोग बोलते हैं, जो पिंड ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। तो इन दोनों का सामंजस्य है। उस सूक्ष्म आयाम तक व्यक्ति ना जाकर इसका वैज्ञानिक यह स्वस्थ रहा है, इसका यह रोग ठीक हुआ है, अथवा ये अपने मेधा को ज्यादा उपयोग कर पा रहा है, इत्यादि इत्यादि बात करके हम उसके वैज्ञानिक पैरामीटर्स को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर, इन सब आयामों से हटकर एक महत्वपूर्ण वास्तविक वैज्ञानिक पक्ष इसका है, और इस दृष्टि में लोगों को एक शोध करना प्रारंभ करना चाहिए, एक अन्वेषण करना प्रारंभ करना चाहिए, और जिज्ञासा इस दृष्टि से उत्पन्न होना चाहिए। कुल मिलाकर इसमें एक अध्ययन मौलिक रूप से होना चाहिए, केवल जीवन को बदलने की नहीं। वास्तव में योग विज्ञान, जैसे मैं कह रहा हूं कि जिस समय में उसको विज्ञान का दर्जा जिस आधार पे दिया जा रहा है वह एक आयाम है, केवल वह एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है। अच्छा, पिछले 2-4 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि योग एंड वेलनेस सेंटर या बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने यहाँ योग को लेके क्लासरूम या डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये अचानक ये ट्रेंड कहाँ से आया? क्या पहले ये ट्रेंड को शुरू क्यों नहीं किया जा सकता था? क्या इसका उसको भी माने जो 21 जून को जो इंटरनेशनल योग दिवस को जो यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया, इसका भी असर है, या सिर्फ फाइनेंशियली बेनिफिट्स के लिए, मोटिव के लिए ये इंस्टीट्यूशन इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं? एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, प्राकृतिक पर्यावरण का असंतुलन, इस इम्बैलेंस के कारण मानसिक और शारीरिक विकारों का तादाद में बहुत बढ़ गया, और अब चिकित्सा विज्ञान में निदान तो शारीरिक हो रहा है, मानसिक नहीं हो पा रहा है। इम्पैक्ट मानसिक रूप से बहुत दूर तक जा रहा है। परिवार का विघटन, समाज का विघटन, सब्र नहीं रख पाना, उद्विग्न होना, आक्रामक हो जाना, मारना, काटना, पीटना, ये जितने भी देख रहे हैं हम, वह पर्यावरण में असंतुलन के कारण है, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस के कारण है। तो ये बढ़ना स्वाभाविक बात है। अब समाज ढूंढ रहा है कि इलाज कैसे हो सकता है, इन विकारों का छुटकारा किस माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो अपने टटोलने के इस स्वभाव में व्यक्ति अब इस विज्ञान की ओर आ रहा है,
किंतु वास्तव में इसके मौलिक जो स्वरूप हैं उसमें नहीं जा रहा है। केवल तनाव को कम करेगा, केवल इसको कम करेगा, इस प्रकार से ना लेकर इसके मौलिक सिद्धांत, तो कौन सा मूलभूत सिद्धांत वो प्राण से प्रारंभ होता है। प्राणायाम तो करते हैं तो उसको समझाने वाले बहुत तरीकों से समझाते हैं, किंतु वो जब तक आत्मानुशासन नहीं होगा, जब तक चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होगा, हम मानसिक रूप से संतुलन बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक तो ऐसे कोई विधा नहीं है जो हमें संतुलन रख सकता है। तो उस संतुलन के लिए पर्यावरण का संतुलन, समाज का संतुलन और बढ़ता हुआ शहरीकरण का संतुलन, ऐसे बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत ऐसे कारण हैं जो मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। उन सब को छोड़कर, उन पर ध्यान ना देकर केवल योग विज्ञान कहने पे कार्य नहीं होता है। और वह पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति का संतुलन, प्रकृति के विभिन्न अंगों में सामंजस्य, विभिन्न घटकों में सामंजस्य, ये भी योग विज्ञान का ही कार्य है। तो अर्थात ये एक विस्तृत आधार पर इसका, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर योग की अच्छी खासी नॉलेज हो लोगों के बीच में, जो इन्वायरमेंटल इनबैलेंस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब तरह तरह की बीमारी होना, फैमिली बिखर जाना, ये सारी चीजों को रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो योग को इस तरीके से समाज में क्यों प्रस्तुत नहीं किया, क्यों प्रेजेंट नहीं किया गया? सिर्फ योग को प्राणायाम या फिर मतलब इस तरह के कुछ कुछ चीजें जो आसन है, पद्मासन, इस तरह के कुछ आसन या प्राणायाम तक ही सीमित रख दिया? अभी तक जो चल रहा है वह व्यापार की दृष्टि से, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, हम जब जब इसको सामने ले आ रहे हैं तो उसको एक व्यापार के नजरिए से देख कर ले आ रहे हैं। जब जब हम इसका प्रसार प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो एक स्थान में एक व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ विस्तृत रूप जब ले रहा है तो व्यापार बन रहा है। यह व्यापार नहीं, एक व्यक्तिगत अनुपालन के रूप में जब होने लगेगा, वह तभी संभव है कि जब योग विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को आदमी जानने का प्रयास करे। नहीं तो सरकार भी जब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाती है तो उसमें एक पॉइंट है जिसपे बहुत जोर शोर से अभी काम चल रहा है, जिसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया हर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। वो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करता है और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको पूरा बोलता है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस पे काम होना चाहिए और उस पे आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उनके पास तक ये जितना इंफॉर्मेशन है या जो ज्ञान है वहां तक प्रेषित करने चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी तो इसमें आ गई, उसके बावजूद भी ये चीज जो अपना मूल स्वरूप है उस पे क्यों नहीं अमल कर पा रहा है? वह सूत्र हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम वह सूत्र हैं, वह किताबों का कोई एक समूह नहीं है। इट्स नॉट ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, वह एक विचारधारा है। आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत अर्थात उस दृष्टिकोण में आना है जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाउ इट इज पॉसिबल? कब संतुलन सभी कोणों से हो, सभी प्रकार का संतुलन हो। भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक ग्रंथ के अध्ययन से नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक पंथा के अनुसरण से नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक दृष्टिकोण से को लेके चलने से नहीं। वह समीक्षा करता है, प्रत्येक दृष्टिकोण को वह सम्मान देता है और प्रत्येक दृष्टिकोण में वह समीक्षा करता है और समय के अनुकूल, स्थान के अनुकूल, व्यक्ति के अनुकूल जो सही हो सकता है उसका वो हिदायत करता है। तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा है। वहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा जो दिया गया है वो एक विस्तृत आधार को लेकर चलता है, एक विस्तृत अर्थ को लेकर चलता है। अच्छा, अभी ये देखा गया है कि भारत योग के लिए या योग का प्रशिक्षण के लिए या योग के स्टडीज के लिए पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। और चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूएस हो या छोटे छोटे जो भी देश हो, CIS कंट्री हो, हर व्यक्ति भारत में आके योग का ट्रेनिंग लेना चाह रहा है या योग के बारे में पढ़ाई करना चाह रहा है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का अचानक योग की तरफ झुकाव और उसके लिए भारत ही एक सबसे बेहतर डेस्टिनेशन बनना, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? विश्व यह मानता भी है, यह जानता भी है कि समाज के हित करने वाले ये जो विधायक हैं वो भारत में जन्म लिए हैं। और हमेशा जब आदमी खोज करता है
तो उनके जन्म स्थान के ओर चलता है। यहाँ पर प्रश्न भारत की ओर जनता आ रहा है ये देखना नहीं है। यहाँ पर भारत की ओर जो जनता आ रहा है उनको वास्तव में उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनके डिमांड्स हैं, वो कैटर हो रहे हैं कि नहीं, और उनको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल रहा है कि नहीं, और उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास चल रहा है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं तो ये दौड़ कभी समाप्त भी हो सकता है कि जब विश्व को यह महसूस होगा कि भारत में उस प्रकार का आधार नहीं मिल रहा है, जब इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है और आपको हर स्थान पे, हर गली पे माने एक एक केंद्र खुलने लगता है, तो उनका कोई सर्टिफिकेशन का एक विधा नहीं होता है, और जहां पर मौलिक रूप से उनमें योग विज्ञान में लिखे हुए बातों को ना जानते हुए भी जो ऊपर ऊपर से जो जानी हुई चीजों का प्रसार होता है, तो ये धारा, ये जो प्रवाह, ये कभी अचानक रुक भी सकता है अथवा भारत के खिलाफ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि ज्ञान की आराधना अर्थात पढ़ाई, अध्ययन एक सही ढंग से चले, सही दृष्टि से चले, एक प्रामाणिकता के साथ चले और एक प्रामाणिक स्थान से चले, और उस प्रामाणिक स्थान में भी लोगों के आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संवर्धन होता रहे। केवल मैं इतना नहीं कहूंगा कि किसी सरकारी संस्था में अथवा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में यह चल रहा है तो वह पूर्ण है। उस संस्था को भी समय के अनुकूल अपने में परिवर्तन करना होगा, अपने विचारधारा में परिवर्तन करना होगा, अपने विषय प्रस्तुति में परिवर्तन करना होगा, और उसको विभिन्न भागों में अंशकालिक छोटे छोटे बिंदुओं से लेकर छोटे छोटे अंतराल को लेकर प्रारंभ करना चाहिए, और बड़े अंतराल तक एक शोध को, अनुसंधान को जन्म देने की उस दृष्टि तक ले चलना चाहिए। वीडियो में ये जानने की कोशिश किया कि योग क्या है, ऐसी चीजें जो आपके अभी तक पता नहीं योग के बारे में, और उससे अगर संबंधित आपको अगर आगे स्टडीज करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कैसे कैसे हो सकता है। और हमारे जो गेस्ट थे, जाने माने विद्वान हैं और डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और अगर पहली दफा इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे हम इस तरह से तमाम तरह के जो गेस्ट हैं और जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने में मैं सफल हो पाऊं। और आपने इस वीडियो को देखा, सुना और शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।